एक रोज कुंती रोज की तरह मंदिर से घर आती है। तभी उसे अपनी बहू के कमरे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। कुंती जब कमरे में जाकर देखती है तो उसकी 7 महीने की पोती अपने आप हवा में उड़ रही होती है और उसमें से एक औरत की आवाज आ रही होती है। वो जोर जोर से हंसते हुए हवा में उड़ रही थी। ये नजारा देख कुंती हैरान रह जाती है। तभी औरत की आवाज उस कमरे में गूंजती है। अब क्या हुआ बुढ़िया, तेरे हाथ पैर क्यों कांप गए? तेरे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। डर के मारे कहाँ भाग रही है? कुंती बिना कुछ सुने जोर जोर से भागते हुए उस कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन उस बच्चे का शरीर हवा में उड़ते हुए उसका पीछा करता है। आखिर कौन है कुंती और क्यों उसी की पोती उसकी जान लेने पर तुली हुई होती है? इस कड़ी को विस्तार से जानने के लिए आइए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। बात तकरीबन 2 साल पहले की है। कुंती अपने पति राजेश्वर और इकलौते बेटे संभव के साथ रहती थी। कुंती और राजेश्वर का स्वभाव शुरू से ही लालची किस्म का था। वो हमेशा एक अमीर घराने की बहू अपने बेटे के लिए चाहते थे ताकि उन्हें अच्छा खासा दहेज मिल सके, लेकिन संभव का स्वभाव अपने माता पिता से बिल्कुल अलग था। एक रोज कुंती बाजार गई होती है कि तभी वहां पर वो संभव को किसी लड़की के साथ हंसते खिलखिलाते हुए देख लेती है। घर आकर वो संभव से पूछती है, कौन है वो लड़की जिसके साथ तू बाजार में घूम रहा था? माँ, उसका नाम रचना है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। तेरा दिमाग खराब है? वो दिखने से किसी गरीब घराने की लड़की लग रही थी। सिर्फ शक्ल सूरत ही मायने नहीं रखती, जीवन में पैसा होना भी जरूरी है। और वो गरीब दहेज में क्या ही लाएगी? अरे भाग्यवान, क्यों गुस्सा होती हो? एक बार लड़की के माँ बाप से मिल तो लो, क्या पता ऊंचा घर देखकर दहेज देने के लिए तैयार हो जाए। पिताजी, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूं और वैसे भी रचना का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अनाथ आश्रम में रहती है, तो दहेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप लोगों को हमारे रिश्ते से आपत्ति है तो ठीक है, मैं रचना को लेकर अलग घर में रह लूंगा। इतना कहकर संभव वहां से चला जाता है। राजेश्वर कुंती को समझाते हुए कहता है, मेरी मानो तो शादी के लिए हाँ कह दो। कहीं लड़का घर छोड़कर चला गया तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। कम से कम हमारे साथ रहेगा तो पैसे तो आएंगे। और उस गरीब लड़की का क्या है? एक बार घर आ गई तो फिर उसे कैसे रखना है वो तो हमारे हाथ में है ना। फिर सबकी सहमति से उन दोनों की शादी हो जाती है। नई नवेली दुल्हन रचना जब घर आती है तो उसकी सास के अत्याचार उस पर शुरू हो जाते हैं। कुंती और राजेश्वर मिलकर रचना से सारा काम लेते हैं और जब संभव ऑफिस के लिए जाता है तो वो दोनों मिलकर उसको खूब खरी खोटी सुनाते, उसके साथ मारपीट करते, साथ ही उससे सारा दिन घर का काम लेते। लेकिन शाम को जब संभव घर आता तो वो उसके सामने रचना के साथ प्यार से पेश आते। लेकिन रचना अपने साथ हो रहे अन्याय के बारे में कभी भी संभव को नहीं बताती, क्योंकि वो ये बात भली भांति जानती थी कि अगर वो संभव को इस बारे में कुछ भी बताएगी तो वो गुस्सा हो जाएगा और उसे लेकर अलग घर में रहने चला जाएगा। ऐसे ही कई महीने बीतते जाते हैं। फिर रचना गर्भवती हो जाती है, लेकिन जैसे ये बात उसके सास ससुर को पता चली, कुंती राजेश्वर से कहती है, सुनो जी, वो कल मुही पेट से है, अब तो उससे और ज्यादा काम लेने में मजा आएगा। तभी उसको पता चलेगा कि कुंती के बेटे को अपने प्यार के झांसे में फांस कर उसने कितनी बड़ी गलती की है। सारा दिन वो बेचारी घर के काम करती और जैसे ही दिन में थोड़ी देर आराम करने जाती तो उसको किसी न किसी बहाने से जगाकर कामकाज में लगा देते। एक रोज कुंती एक दाई को बुलाकर लाती है और उससे कहती है, कौशल्या, जरा इसके पेट पर हाथ लगाकर बता तो सही कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की। माँ जी, ये सब क्या है? चुप कर कलमुही और चुपचाप लेट यहाँ। कौशल्या जब रचना के गर्भ में हाथ लगाती है तो वो हैरान होकर कहती है, हे राम, ये क्या अपशगुन हो गया? अरे क्या हुआ, बताएगी भी? आपकी बहू के गर्भ में तो 2-2 लड़कियां पल रही हैं। क्या? लड़कियां? और वो भी 2-2? इसके बाद तो जैसे रचना, राजेश्वर और कुंती की आंखों में मानो चुभने लगी। ये औरत तो है ही मनहूस। एक तो अनाथ आश्रम से आई हुई गरीब है, कुछ दहेज भी नहीं लाई, अब ऊपर से 2-2 लड़कियों का बोझ मेरे बेटे के सर पर डाल देगी। इसका खुद का बोझ हम पर कम है क्या, जो अब इसकी 2-2 लड़कियों को भी पालेंगे? इसका तो जल्द ही कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। एक रोज जब संभव ऑफिस के काम से शहर से बाहर जा रहा होता है तो कुंती उससे कहती है, बेटा, हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है।
ये हमारी कुलदेवी का हम पर आशीर्वाद ही तो है जो उसने हमें दादा दादी बनने का सौभाग्य दिया। मैं सोच रही थी कि तू तो ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है, तो क्यों ना मैं और तेरे पिताजी अपनी बहू को और आने वाले मेहमान को कुलदेवी के दर्शन और उनका आशीर्वाद दिलवा लाएं। ये तो बड़ा अच्छा ख्याल है माँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जरूर जाओ। अगले दिन जब संभव शहर से बाहर चला जाता है तो कुंती और राजेश्वर भी रचना के साथ गाड़ी में बैठकर मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर होता है जहाँ तेज हवाएं चल रही होती हैं। लो भाई, पहुंच गए मंदिर। चलो अब माँ अम्बे के दर्शन भी कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद राजेश्वर उनसे कहता है, चलो दर्शन तो हो गए, अब फोटो वोटो हो जाए। बहू चलो अब अपनी सास के साथ उस पहाड़ी की तरफ खड़ी हो जाओ। रचना आज बहुत खुश थी। शादी के बाद पहली बार उसके सास ससुर उससे इतने अच्छे से पेश आ रहे थे। उनमें आए इस बदलाव पर रचना को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। वो दोनों जैसे ही फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी होती है तभी राजेश्वर कुंती को इशारा करता है। कुंती रचना को पीछे खाई की तरफ धक्का दे देती है। रचना की चीखें उस पहाड़ी में गूंज जाती हैं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं अपना बदला लेने जरूर वापस आऊंगी। पहाड़ी से नीचे गिरते ही रचना का निधन हो जाता है। कुंती और राजेश्वर खुश होकर घर वापस चले आते हैं और जब 2 दिन बाद संभव वापस लौटता है तो उसे कहते हैं कि रचना का किसी से चक्कर चल रहा था और वो किसी के साथ भाग गई। नहीं, मेरी रचना मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कई दिनों तक रचना के गम में डूबा संभव भी आखिरकार ये मान लेता है कि रचना किसी के साथ भाग गई। कुंती उसे दूसरी शादी करने के लिए मना लेती है। कुंती एक अमीर घराने की लड़की अलका, जो कि विधवा होती है, उसे अपनी दूसरी बहू बनाकर ले आती है। अलका अपने साथ खूब सारा दहेज लाती है। साथ ही एक चमचमाती गाड़ी भी उसके पिता उसे दहेज में देते हैं, जिसे देख कुंती खुश हो जाती है। शादी की पहली रात जब संभव अलका के पास बैठा होता है तभी अलका को एक गर्भवती औरत की परछाई नजर आती है और वो घबरा जाती है। वो औरत वहां कोई है? क्या हुआ अलका, तुम ठीक तो हो? कोई नहीं है वहां। ये लो पानी पियो और अब तुम आराम करो, शादी की रस्मों में थक गई होगी। अलका जब से इस घर में आती है तब से उस घर में कुछ न कुछ अनहोनी होनी शुरू हो जाती है। किचन में बर्तन अपने आप गिरने लगते हैं, लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। एक रोज अलका संभव से कहती है, संभव, मुझे लगता है कि इस घर में कोई ना कोई भूतिया साया है। रोज तरह तरह की घटनाएं होती हैं मेरे साथ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो अलका? पढ़ी लिखी होकर तुम इन सब बातों पर यकीन करती हो? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर अलका प्रेग्नेंट हो जाती है। सभी बहुत खुश होते हैं कि तभी फिर से कौशल्या वहां आती है और वो अलका के गर्भ में हाथ लगाकर कुंती को बताती है कि उसकी बहू के गर्भ में लड़का है। ये सुनकर कुंती और राजेश्वर खुश हो जाते हैं और कुछ महीने बाद अलका की डिलीवरी होती है तो वो एक लड़की को जन्म देती है, जिसे देख राजेश्वर और कुंती दुखी हो जाते हैं। संभव खुश था, लेकिन रचना को याद करके वो काफी रोता भी था। एक रोज जब अलका अपनी बेटी के साथ कमरे में होती है तभी रचना की आत्मा वहां आ जाती है। रचना की आत्मा को देख अलका पूछती है, कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आई? घबराओ मत अलका, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारी तरह मैं भी संभव की पत्नी थी। इसके बाद रचना अलका को सब कुछ बताती है। संभव के घर वालों ने अलका से उसकी पहली शादी की बात छुपाई थी। रचना की आपबीती सुनकर अलका की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बहुत गुस्सा होती है और फिर रचना से कहती है, रचना, तुम्हारे साथ इन लोगों ने बहुत बुरा किया है और उन लोगों से बदला लेने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। अलका और रचना मिलकर एक प्लान बनाते हैं। फिर एक रोज जब हमेशा की तरह कुंती मंदिर से आती है तो अलका जानबूझकर अपनी बेटी को कमरे में छोड़कर चली जाती है। कुंती को जब बहू के कमरे में से किसी के हंसने की आवाज आती है तो वो कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी पोती अपने आप हवा में उड़ रही है और उसमें से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही है। तभी बच्ची में से आवाज आती है, अब क्या हुआ बुढ़िया, तेरे हाथ पैर क्यों कांप गए? तेरे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। डर के मारी कहाँ भाग रही है? कुंती को समझ नहीं आता। वो जोर जोर से हाँफते हुए कमरे से बाहर निकलती है और उसका पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, बचाओ बचाओ। तभी वहां राजेश्वर भी आ जाता है, जिसे अलका ने बांध रखा था। अलका के आते ही बच्ची में से रचना की आत्मा निकलकर बाहर आ जाती है और बच्ची अलका की गोद में आ जाती है।
क्या हुआ बुढ़िया? अब बहुत डर लग रहा है। कुछ सीढ़ियां गिरने से जब तुझे इतना दर्द हुआ तो सोच कि मुझे और मेरे गर्भ में पल रहे बेटे को कितना दर्द हुआ होगा। रचना, तुम और तुम्हारी गर्भ में बेटा? हाँ बेटा। उस दाई ने सिर्फ अपने अंदाजे से कहा था कि मेरे गर्भ में 2 लड़कियां हैं, जबकि सच तो यह है कि मेरे गर्भ में एक बेटा पल रहा था, जिसे तुम दोनों ने मिलकर मार डाला। रचना, तुम्हारे मुजरिम तुम्हारे सामने हैं। अब तुम इन्हें अच्छे से सबक सिखाओ। संभव भी वहां पहुंच जाता है, जिसे अलका ने फोन करके बुलाया हुआ होता है। रचना की आत्मा देख संभव हैरान रह जाता है। फिर रचना की आत्मा उसे सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर संभव अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा होता है। बेटा, बेटा हमें बचा ले इससे। बचा लो? आप जैसे पापियों को बचा लो, जिन्होंने एक निर्दोष माँ और बच्चे का खून किया है। आप जैसे दोषियों को सजा तो मिलनी ही चाहिए। रचना, तुम्हें इनके साथ जो करना है वो कर सकती हो। इसके बाद रचना उन दोनों को अपनी शक्ति से जलाकर भस्म कर देती है। रचना की आत्मा को अब शांति मिल जाती है। मेरा मकसद पूरा हुआ, अब मुझे जाना होगा। नहीं रचना, मत जाओ मुझे छोड़कर। प्लीज, तुम हमारे साथ यहीं रहो। नहीं संभव, अब मुझे मुक्ति मिल चुकी है। मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। अलका बहुत अच्छी लड़की है, तुम इसके साथ खुश रहोगे। फिर रचना की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। अलका को रचना की मदद करते देख संभव को उस पर प्यार आ जाता है और फिर वो अलका और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।